2000 साल पहले रोमन साम्राज्य, विशाल इमारतें, बंदरगाह और पुल बनाए जा रहे थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी एक खास तरह का कंक्रीट। आज उन इमारतों के अवशेष खड़े हैं। पैंथियन, कोलोसियम, बंदरगाह की दीवारें 2000 साल बाद भी मजबूत, जबकि आधुनिक कंक्रीट की इमारतें 50 से 100 साल में टूटने लगती हैं। रोमन कंक्रीट का रहस्य क्या था? वैज्ञानिकों ने दशकों तक शोध किया। 2023 में उन्हें जवाब मिला। रोमन कंक्रीट में एक खास गुण था, वो खुद को ठीक कर लेता था। जब उसमें दरारें आती तो पानी के संपर्क में एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती और दरारें अपने आप भर जाती। ये तकनीक आज हमारे पास नहीं है, हमने इसे खो दिया। और ये अकेली तकनीक नहीं है, इतिहास में ऐसी कई आविष्कार हुए जो आज की तकनीक से भी बेहतर थे, लेकिन युद्धों, धार्मिक प्रतिबंधों या सिर्फ उपेक्षा की वजह से वो खो गए। आज हम बात करेंगे उन 5 खोई हुई प्राचीन तकनीकों की जो आज की दुनिया में क्रांति ला सकती है। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और अनसुनी कहानियां हो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चलिए शुरू करते हैं इस रहस्य की गहराई में उतरना। पहली तकनीक, एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। प्राचीन ग्रीक कंप्यूटर 1901। ग्रीस के एंटीकाइथेरा द्वीप के पास समुद्र में गोताखोर एक प्राचीन जहाज के मलबे की खोज कर रहे थे। मूर्तियां, बर्तन और सिक्के मिले, लेकिन फिर उन्हें कुछ अजीब मिला। एक जंग लगा हुआ धातु का टुकड़ा जिसमें जटिल गियर और पहिए थे। पहली नजर में ये बेकार का कबाड़ लग रहा था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे ध्यान से देखा तो उनकी आंखें खुली रह गईं। ये कोई साधारण यंत्र नहीं था, ये दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर था, लगभग 2000 साल पुराना। इसमें 30 से ज्यादा कांसे के गियर थे जो बेहद सटीकता से बनाए गए थे। इसका उपयोग क्या था? खगोलीय गणनाएं करना, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बताना, ग्रहों की गति का अनुमान लगाना। इस यंत्र की जटिलता को समझने के लिए एक्सरे और सीटी स्कैन का इस्तेमाल किया गया। वैज्ञानिक हैरान रह गए। इसकी तकनीक इतनी उन्नत थी कि अगली बार ऐसा कुछ बना 1500 साल बाद। यूरोप में 14वीं सदी में जब खगोलीय घड़ियां बनी तब जाकर इस स्तर की मशीनरी फिर से दिखी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर प्राचीन यूनानियों के पास इतनी उन्नत तकनीक थी तो वो खो कैसे गई? इतिहासकारों का मानना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद बहुत सारा ज्ञान नष्ट हो गया, पुस्तकालय जल गए, विद्वान मारे गए, मध्य युग के अंधकार में तकनीकी ज्ञान खो गया। आज की दुनिया में एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म की तकनीक का क्या महत्व है? ये हमें सिखाता है कि सटीक यांत्रिक उपकरण बिना बिजली के बनाए जा सकते हैं। आज जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पर पूरी तरह निर्भर हैं, ऐसी तकनीक जो बिना बिजली काम करे बेहद उपयोगी हो सकती है, खासकर अंतरिक्ष मिशन या दूर दराज के इलाकों में जहां बिजली की पहुंच नहीं है। वैज्ञानिक आज भी इस यंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। हर साल नई खोजें होती हैं, शायद इसमें और भी रहस्य छिपे हों जो हमें भविष्य की तकनीक के बारे में सोचने पर मजबूर करें। दूसरी तकनीक, रोमन कंक्रीट। स्वोपचार सामग्री रोम का पैंथियन 126 ईस्वी में बना। दुनिया का सबसे बड़ा अनरिनफोर्स्ड कंक्रीट गुंबद, लगभग 2000 साल हो गए, आज भी खड़ा है, मजबूत है, इस्तेमाल हो रहा है। पर्यटक रोज देखने आते हैं। रोम के बंदरगाह की दीवारें समुद्र के खारे पानी में 2000 साल से खड़ी हैं, जबकि आधुनिक समुद्री संरचनाएं 50 साल में खराब होने लगती हैं। रोमन कंक्रीट का राज क्या था? 2017 में वैज्ञानिकों ने इसका विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि रोमन ज्वालामुखी की राख, चूना और समुद्री पानी मिलाते थे। जब ये मिश्रण सेट होता तो एक खास रासायनिक प्रतिक्रिया होती। समय के साथ जब पानी कंक्रीट में घुसता तो वो टोबरमोराइट नामक खनिज क्रिस्टल बनाता। ये क्रिस्टल दरारों को भर देते थे। मतलब कंक्रीट समय के साथ कमजोर नहीं होता बल्कि मजबूत होता जाता था। आधुनिक कंक्रीट में ये गुण नहीं है। आज का कंक्रीट पोर्टलैंड सीमेंट से बनता है जो पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। सीमेंट उत्पादन दुनिया की कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 8% है। रोमन कंक्रीट कम तापमान पर बनता था, इसलिए कम ऊर्जा चाहिए होती थी, कम प्रदूषण होता था। तो ये तकनीक खो कैसे गई? रोमन साम्राज्य के पतन के बाद निर्माण तकनीकें भी खो गईं। मध्य युग में लोगों को पता नहीं था कि रोमन ऐसी मजबूत इमारतें कैसे बनाते थे। 18वीं सदी में पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार हुआ और वो मानक बन गया। रोमन फॉर्मूला भुला दिया गया। आज वैज्ञानिक इस तकनीक को फिर से खोज रहे हैं। कुछ कंपनियां रोमन कंक्रीट के सिद्धांतों पर आधारित नए कंक्रीट विकसित कर रही हैं। अगर हम इसे व्यापक स्तर पर अपना लें तो न सिर्फ इमारतें ज्यादा टिकाऊ होंगी बल्कि पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। सड़कें, पुल, बांध, सब कुछ सदियों तक चल सकता है। तीसरी तकनीक, बगदाद बैटरी। 2000 साल पुरानी विद्युत 1936।
बगदाद के पास खोजूत राबू नामक गांव में पुरातत्वविदों को कुछ अजीब मिट्टी के बर्तन मिले, लगभग 2000 साल पुराने, पार्थियन साम्राज्य के समय के। लेकिन इन बर्तनों में कुछ असामान्य था। हर बर्तन में एक तांबे का बेलन था जिसके अंदर लोहे की छड़ थी। बेलन के ऊपर डामर से सील किया गया था। जर्मन पुरातत्वविद विल्हेम कोनिग ने इन्हें देखा और एक चौंकाने वाला सिद्धांत दिया, ये प्राचीन बैटरियां हो सकती हैं। उन्होंने परीक्षण किया, बर्तन में सिरका या नींबू का रस जैसा अम्लीय तरल डाला। तांबे और लोहे के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हुई, विद्युत धारा उत्पन्न हुई, लगभग 1 से 2 वोल्ट, एक काम करने वाली बैटरी। लेकिन सवाल उठा, 2000 साल पहले लोगों को बिजली की क्या जरूरत थी? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए होता था। प्राचीन गहने और मूर्तियां मिली हैं जिन पर सोने की बेहद पतली परत चढ़ी है। ऐसी परत चढ़ाने के लिए विद्युत रासायनिक प्रक्रिया की जरूरत होती है। क्या प्राचीन लोग 2000 साल पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते थे? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बगदाद बैटरी का इस्तेमाल धार्मिक समारोहों में भी हो सकता था। हल्का बिजली का झटका देकर भक्तों को चमत्कार दिखाना, मंदिरों में धातु की मूर्तियों को छूने पर हल्का करंट लगना, लोग इसे दैवीय शक्ति समझते। बेशक कुछ वैज्ञानिक इस सिद्धांत से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि ये बर्तन शायद धार्मिक ग्रंथों को संग्रहित करने के लिए थे। लेकिन जो लोग इसे बैटरी मानते हैं उनके पास ठोस प्रमाण है। प्रयोगों ने साबित किया है कि ये विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। अगर बगदाद बैटरी सच में प्राचीन बैटरी थी तो ये दिखाता है कि विद्युत का ज्ञान हजारों साल पुराना हो सकता है। ये तकनीक खो कैसे गई? शायद इस्लामिक स्वर्ण युग के बाद जब मंगोल आक्रमण ने बगदाद को तबाह किया तो बहुत सारा ज्ञान नष्ट हो गया, पुस्तकालय जले, विद्वान मारे गए। आज हम बैटरी तकनीक में सुधार की कोशिश कर रहे हैं। लिथियम आयन बैटरियां महंगी हैं और पर्यावरण के लिए हानिकारक। बगदाद बैटरी का सिद्धांत हमें सरल, सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल बैटरियां बनाने की दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। चौथी तकनीक, ग्रीक फायर अजेय हथियार, 7वीं सदी। बीजांटिन साम्राज्य खतरे में था। अरब सेनाएं तेजी से विस्तार कर रही थी। कॉन्स्टेंटिनोपल साम्राज्य की राजधानी घेराबंदी का सामना कर रही थी। समुद्र से अरब जहाजों का बेड़ा आ रहा था। स्थिति निराशाजनक थी। लेकिन फिर बीजांटिन सेना ने एक रहस्यमय हथियार इस्तेमाल किया। अचानक समुद्र में आग लग गई। अरब जहाज जलने लगे। लेकिन ये सामान्य आग नहीं थी, ये पानी में भी जलती रही। पानी डालने से बुझती नहीं थी बल्कि और तेज हो जाती थी। तेज हवा में भी बुझती नहीं थी। सैनिक घबरा गए, जहाज तबाह हो गए, घेराबंदी टूट गई। इस हथियार को ग्रीक फायर कहा जाता था। बीजांटिन साम्राज्य का सबसे घातक और रहस्यमय हथियार। अगले 800 साल तक इसने बीजांटिन को समुद्री युद्धों में अजेय बनाए रखा। लेकिन ग्रीक फायर बनाने का फॉर्मूला क्या था? ये इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। फॉर्मूला इतना गुप्त था कि सिर्फ सम्राट और चुनिंदा रसायनज्ञ ही इसे जानते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से हस्तांतरित होता था, कभी लिखा नहीं गया। जब 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल गिरा तो फॉर्मूला हमेशा के लिए खो गया। आज इतिहासकार और वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि ग्रीक फायर में क्या हो सकता है। शायद नेफ्था, कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर और नाइटर का मिश्रण। कैल्शियम ऑक्साइड पानी के संपर्क में तेज गर्मी पैदा करता है जो बाकी सामग्री को प्रज्वलित कर देता। इसलिए पानी डालने से आग बुझती नहीं बल्कि तेज होती है। कुछ शोधकर्ताओं ने इसे फिर से बनाने की कोशिश की है, लेकिन मूल फॉर्मूला शायद इससे भी ज्यादा जटिल था। बीजांटिन रसायनज्ञ सदियों के प्रयोगों से इसे सिद्ध कर चुके थे। ग्रीक फायर का आज क्या महत्व हो सकता है? रासायनिक अग्निशामक के क्षेत्र में अगर हम ऐसे पदार्थ बना सकें जो तेल आग में प्रभावी हो तो समुद्री तेल रिसाव की आग बुझाना आसान होगा, या फिर रासायनिक युद्ध के खिलाफ बचाव में। 5वीं तकनीक, दमिश्क स्टील, अटूट तलवारें। मध्यकाल में एक खास तरह की तलवारें थीं जो पूरी दुनिया में मशहूर थीं। दमिश्क स्टील से बनी तलवारें। इनकी धार इतनी तेज थी कि रेशम का कपड़ा हवा में उड़ाओ और तलवार से छू दो तो कट जाता था। इनकी मजबूती ऐसी कि लड़ाई में टूटती नहीं थी और इनकी सतह पर एक अनोखा पानी जैसा पैटर्न होता था। लहरदार धारियां जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। दमिश्क स्टील मध्य पूर्व में बनाया जाता था, खासकर दमिश्क शहर में। यहाँ के कारीगर वुड्स स्टील से ये तलवारें बनाते थे जो भारत से आता था। ये तलवारें यूरोपीय शूरवीरों के लिए खतरा थीं। क्रूसेड के दौरान यूरोपीय सैनिकों ने देखा कि उनकी तलवारें दमिश्क तलवारों के सामने टूट जाती थीं। दमिश्क स्टील की खासियत क्या थी? 2006 में वैज्ञानिकों ने इसका रहस्य खोजा।
जब वे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो पाया कि स्टील में कार्बन नैनो ट्यूब और सीमेंटाइट नैनो वायर थे। ये नैनो संरचनाएं स्टील को असाधारण मजबूती और लचीलापन देती थीं। लेकिन 18वीं सदी में अचानक दमिश्क स्टील बनना बंद हो गया। आखिरी असली दमिश्क तलवार 1750 के आसपास बनी। उसके बाद कारीगर कितनी भी कोशिश करें, वैसी तलवारें नहीं बना पाए। क्यों? इतिहासकारों का मानना है कि भारत से आने वाले वुड्स स्टील में कुछ खास अशुद्धियां थीं, वेनेडियम और अन्य तत्व जो नैनो संरचना बनाने में मदद करते थे। जब खानें बदली या व्यापार मार्ग बदले तो वो खास स्टील नहीं मिला। कारीगरों को पता नहीं था कि असली रहस्य स्टील की रासायनिक संरचना में था। वे सोचते थे रहस्य बनाने की तकनीक में है। अगर हम इस तकनीक को फिर से सीख लें तो सर्जिकल उपकरण, औद्योगिक ब्लेड और यहाँ तक कि विमान और अंतरिक्ष यान के पुर्जे भी बेहतर बना सकते हैं। दमिश्क स्टील हमें सिखाता है कि कभी कभी तकनीक भाग्य पर निर्भर करती है। अगर सही सामग्री न मिले तो तकनीक खो जाती है। तो ये थी वो 5 खोई हुई तकनीकें, एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म, रोमन कंक्रीट, बगदाद बैटरी, ग्रीक फायर और दमिश्क स्टील। हर एक आज की तकनीक को चुनौती देती है। युद्धों, उपेक्षा और गोपनीयता ने इन्हें खो दिया, लेकिन अब हम फिर से सीख रहे हैं। शायद जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट के समाधान अतीत में छिपे हैं। प्रगति हमेशा आगे नहीं होती, कभी कभी हमें पीछे मुड़कर देखना पड़ता है। तो ये था उन खोई हुई तकनीकों का रहस्य जो आज भी हमसे आगे थी। शायद प्रगति उतनी सीधी नहीं जितनी हम सोचते हैं। शायद अतीत में कुछ जवाब छिपे हैं जिन्हें हमें फिर से खोजना है। मिलते हैं अगले रहस्य में कहानी के साथ।